नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपन ने एक शुरुआत की है। जो जितने भी राजस्थान की भर्ती हैं, जैसे पटवार है, राजस्थान पुलिस हैं, उसके अलावा रिट भर्ती परीक्षा हैं या अन्य जो टीचर संबंधी जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी के लिए जो राजस्थान का जीके हैं उसके वीडियो मैंने उपलब्ध करवाने आपके लिए शुरुआत की है। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके बाद में इंडियन विश्व की ज्योग्राफी, उसके साथ साथ हिस्ट्री के टॉपिक भी साथ साथ में चलेंगे, संस्कृत के टॉपिक भी चलेंगे। तो अपन ने एक टॉपिक पूरा कर लिया। अपना दूसरा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें अपन ने दो पार्टों को पढ़ लिया। मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया, अरावली जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसको पढ़ लिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो पूर्व के मैदानी प्रदेश, पूर्व के मैदानी प्रदेश। तो पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना अंत तक। आपकी पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लगभग मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, जिसमें जो छोटी से छोटी जानकारी वो आपको मैं देने की प्रयास करूंगा। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करना। तो अपन चलते हैं। देखो, आज का है कौन सा, आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये आपका जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आज जो पढ़ने वाले हैं ये जो दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट अपने पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया, और आज अपन पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट। ये क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो आप भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका पूर्व की तरफ है। देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है और ये पूर्व की तरफ है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी उत्पत्ति जान लेते हैं कि उनकी उत्पत्ति किन से हुई। उत्पत्ति का वैसे मैंने पहले वीडियो में चर्चा कर ली थी अपने चारों भौतिक प्रदेश की, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि इसकी उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है। और कौन से महाकल्प में? नियोजोइक महाकल्प में, नियोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। कौन से युग में? प्लीस्टोसीन युग के अंदर। और कौन सा महाकल्प? नियोजिक महाकल्प के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, प्लीस्टोसीन युग और नियोजोइक महाकल्प में। किसके द्वारा? गंगा और यमुना के द्वारा, गंगा व यमुना के द्वारा, यमुना के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। कि गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ किसको कहते हैं? जो नदियां हैं वो क्या करती हैं? कंकर पत्थर मिट्टी बहा करके लाती हैं, तो उसे कहते हैं जलोढ़। जल प्लस ओढ़, जलोढ़ की जल के द्वारा बहा कर लाए गए जो कंकर पत्थर मिट्टी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़क। तो गंगा और यमुना के द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये अवशेष किसके माने जाते हैं? तेथिज महासागर के अवशेष, तेथिज महासागर के ये क्या है? अवशेष माने जाते हैं। तो ये आपको इतनी मुख्य बातें वो आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में साइज आपके समझ में आ गया होगा। प्लीस्टोसीन युग के अंदर नियोजिक महाकल्प गंगा यमुना के द्वारा लाकर बिछाई गई ये जो जलोढ़ मिट्टी है उनसे इसका निर्माण हुआ है माना गया, और ये तेथिज महासागर के अवशेष हैं।
पश्चिमी मरुस्थलीय भाग भी तटीय महासागर के अवशेष हैं और ये भी किसके हैं? तटीय महासागर के अवशेष हैं। अब देखो इनका पढ़ते हैं अपन विस्तार। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इसका विस्तार। तो ये बात तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। प्लेस्टोसीन युग, नियोजोइक महाक्लब और तटीय महासागर के अवशेष हैं। गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बने हुए हैं। अब देखो इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने उत्पत्ति पढ़ा, अब क्या पढ़ते हैं? विस्तार। तो विस्तार में सबसे पहले बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की। इनका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 23.03% भूभाग में ये फैला हुआ है। 23.03% भूभाग में ये फैला हुआ है। आपको ध्यान रखना 23.3, लगभग 23% में, लगभग में पूछा जाता है तो 23% भूभाग में ये फैला हुआ है। अब यहाँ की अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या यहां पर कितनी रहती है? तो जनसंख्या यहां पर रहती है 39%। कितने प्रतिशत? 39%। सर्वाधिक जन घनत्व यहां पर पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है? एक मैदानी प्रदेश है। ठीक है, मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमा हो जाता है और जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ कृषि वगैरह अच्छी होती है और ये होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर जन घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक। जन घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक। जन घनत्व क्या है? अधिक है यहाँ पर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी भौतिक प्रदेश में जन घनत्व अधिक पाया जाता है? तो पूर्वी मैदानी भाग में जन घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक। और कम किस में पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश में। यह विशेष क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्व मैदानी भाग में जन घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जिलों की बात कर लेते हैं। इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो ये 10 जिलों में मुख्यतः फैला हुआ है। कितने जिलों में? 10 जिलों में मुख्य रूप से ये इनका फैलाव है। तो ये इनके विस्तार से लेकर के अपने कुछ क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करें कि कितने जिलों में? 10 जिलों में। क्षेत्रफल कितने भूभाग पर फैला हुआ है? 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या 39% यहाँ पर रहती है और यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा रहती है। कम क्षेत्र होने के बावजूद जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। इस कारण यहाँ पर जन घनत्व भी क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व वाला एक क्या है? भौतिक प्रदेश है। और इसमें कितने जिले शामिल हैं? 10 जिले शामिल हैं। तो अपन ने उत्पत्ति के बारे में जान लिया। उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग में नियोजोइक महाक्लब के अंदर और गंगा यमुना के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है और इसमें 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके साथ साथ जनसंख्या 39% और जन घनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है। और जिले इसमें कितने शामिल हैं? 10 जिले इसमें शामिल हैं। अब देखो इनकी विशेषताएं। विशेषताएं तो आप सभी को वैसे मालूम है कि मैदानी भाग की कैसी विशेषता होती हैं। तो इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ये पूर्वी मैदानी भाग क्या है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। यहां पर जलोढ़ मिट्टी है वो काफी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको काम मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मृदा का यहाँ जमाव क्षेत्र है। सबसे पहली विशेषता इसकी हो गई। और यहाँ पर जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी हमेशा क्या होती है? उपजाऊ। तो सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है ये। सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश, उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश। दूसरी इस विशेषता ये होगी सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश की। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। अब अगर मिट्टी उपजाऊ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषि अच्छी होती है। तो सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश, सर्वाधिक
कृषि संभावना वाला प्रदेश, संभावना वाला प्रदेश। ठीक है, अब यहां पर अगर कृषि अच्छी होती है तो लोग यहां ज्यादा जाएंगे, क्योंकि जहां ज्यादा रोजगार होता है, जहां ज्यादा कृषि होती है, वहां जनसंख्या वो अधिक रहती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या है, इसका मतलब यहां पर घनत्व भी क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व, घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। तो ये देखो इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हो गई आपको एक बार फिर देखना है कि यहाँ पर ये मैदानी भाग है वो गंगा यमुना के द्वारा लाए गए जलोढ़ों द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी विशेषता, अगर जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है, तो ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरी बात करें, अगर उपजाऊ है तो यहाँ पर कृषि अच्छी होगी, कृषि की संभावना बनी रहती है, तो ये कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। अगली विशेषता, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये क्या है, भौतिक प्रदेश है, क्योंकि जहां कृषि अच्छी होती है वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है, और जहां जनसंख्या अधिक रहती है वहां पर जनघनत्व भी क्या है, ज्यादा। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला ये क्या है, भौतिक प्रदेश है। तो ये विशेषताएं हैं इनकी। तो अच्छी कृषि होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, ये जो कृषि है वो यहाँ पर अच्छी होती है, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अधिक पाया जाता है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। इनके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, शब्द उपजाऊ ये भाग है, 50 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये इनकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब देखो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जलोढ़। तो जलोढ़ जो है इसको कई बोलते हैं, जलोढ़ को जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, इसको हम काप मिट्टी भी बोल सकते हैं, काप मिट्टी। यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काप मिट्टी भी इसको कह सकते हैं, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी भी इसको कहते हैं, या इसको अल्फी सोल्स भी कहते हैं, अल्फी सोल्स, कई नाम है जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा कांप मिट्टी कहते हैं, इसको दोमट मिट्टी कहते हैं, अल्फी सोल्स कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जो जलोढ़ मिट्टी है, कांप मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग हो गया। सर्वाधिक कांप मिट्टी, सर्वाधिक अल्फी सोल्स मिट्टी जमा कौन से भौतिक प्रदेश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहां पर बात करें, देखो कि जो जलोढ़ हैं उनके प्रकार कौन कौन से, जलोढ़ के प्रकार, यहां पर आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि जलोढ़ के प्रकार कौन कौन से हैं। जलोढ़ के प्रकार, 4 प्रकार के जलोढ़ होते हैं, 4 प्रकार के जलोढ़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 जलोढ़ होते हैं। जलोढ़ों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किनसे होता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो कंकर पत्थर मिट्टी है उनसे क्या बनती है, जलोढ़। तो ये मैदानी भाग किसके द्वारा, जलोढ़ों के द्वारा बने हुए। अब देखो भाबर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये मान लीजिए एक पर्वतीय भाग है। ठीक है, ये पर्वतीय भाग है। ठीक है, यहां से इस पर्वत से, जैसे पर्वत है, उच्च भूभाग है, ये इन पर्वतों से क्या करती है, नदियां निकलती हैं। और नदियां निकलने के बाद में ये क्या करती है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, यहां से अगर कोई नदी यहाँ गिरी,
यहाँ धरातल पर जो ये नीचे उतरती है ना, तो सबसे नीचे उतरते ही जो इसके अंदर क्या है, कंकर पत्थर मिट्टी आती है बहुत सारी। जो कंकर पत्थर मिट्टी आती है ना, तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। यहाँ पर इसका जमाव हो जाता है। जैसे ये जमाव हो गया यहाँ पर, ये कंकर पत्थर मिट्टी यहाँ पर जम गई, मतलब ये जलोढ़ जो बड़े कंकर पत्थर मिट्टी होते हैं वो पास में जमते, और छोटे छोटे होते हैं वो आगे जाते, उनका जो आकार है वो छोटा हो जाता है। तो ये प्रदेश कौन सा होता है, भाबर, इसको बोलते हैं भाबर। फिर नदियां इन कंकर पत्थर मिट्टी से जल है वो अंदर से बहना शुरू हो जाता है। अब आगे जाकर के ये क्या हो जाती है, जो मैदानी भाग आते हैं उसमें ये उभर जाते हैं, ऊपर दिखाई देने लग जाता है, जल है ऊपर दिखाई देने लग जाता है, और लंबे चौड़े क्षेत्र में ये जल क्या हो जाता है, फैल जाता है, और भाग कैसा बन जाता है, दलदली भाग बन जाता है। तो ये यहाँ पर जो दलदली भाग बन जाता है, ठीक है, ये जो दलदली भाग बन जाता है, ये प्रदेश क्या कहलाता है, तराई। तराई जो दलदली होता है, दलदली, ठीक है, जो ये कंकर पत्थर मिट्टी कंकरों से जो बना होता है वो भाबर होता है, उसके अंदर से नदियां बहती हैं, और आगे जाकर के ये भाग कैसा हो जाता है, दलदली हो जाता है। मतलब जल है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में समतल भूभाग में फैल जाता है, तो दलदली भाग हो जाता है, उसको बोलते हैं तराई। अब जो यहां पर अगर देखें, जो उच्च भूभाग होता है, ऊंचाई पर जिसका जमाव होता है, पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़, जहां पुराने जलोढ़ का जमाव होता है उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। और जो नवीनतम यहां पर जम जाते हैं, फिर आगे नवीनतम होते हैं, जो नवीनतम होते हैं, नवीनतम जलोढ़, नवीनतम जलोढ़, उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर की संज्ञा दी गई है। कई बार क्वेश्चन आता है बांगर क्या है और खादर क्या है। बांगर कैसे होते हैं, पुराने जलोढ़ होते हैं, और खादर क्या होते हैं, नवीनतम। आप याद रख सकते, कई बार इसमें कंफ्यूज होता है, नवीनतम कौन से होते हैं, पुराने कौन से होते हैं। तो आप याद रख लो, राजस्थानी आप हो, जानते हो, खाद, जब कोई खाद दी जाती है तो भूमि उपजाऊ होती है, और भूमि को उपजाऊ नवीनतम बनाने के लिए उसमें क्या दी जाती है, खाद दी जाती है, कि भूमि को नई बनाने के लिए उसमें क्या दिया जाता है, खाद दी जाती है। तो खादर, खादर से आप याद रख सकते हैं नवीनतम। और बांगर, ठीक है, ठीक है। तो बागर आप यहां पर यार, बागर आपने सुना होगा कि जो क्या होते हैं कि बाजरा की फसल होती है, और बाजरा की फसल के जो पूले बनाए जाते हैं और उनसे एक बागर चीनी जाती है, एक जगह मतलब ऊंचाई में चीन देते हैं, तो उसको बागर बोलते हैं, वो पुरानी होती है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक नवीनतम वाला याद रख लो कि खाद अगर भूमि में देते हैं, तो भूमि में खाद देते हैं तो नई बनाने के लिए देते हैं, तो खादर क्या होता है, नवीनतम जलोढ़, और बांगर क्या होते हैं, पुराने जलोढ़। इसको दूसरे तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नदियां हैं, मान लीजिए नदी जा रही है, मान लीजिए बाढ़ आ गई नदी में, तो जल का बिखराव होता है, जल दोनों तरफ बिखरता है। ये जैसे जल इधर और इधर आ जाता है, दोनों तरफ जल आ गया ना। अब मान लीजिए इस वर्ष बाढ़ आई तो जल यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, जल यहां तक पहुंच गया। दूसरी बार अगर बाढ़ आती है तो जल यहां तक नहीं पहुंच करके यहां तक ही पहुंच पाता है, यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये क्षेत्र ऊंचे हो जाते हैं, जहां ऊंचा जमाव हो जाता है फिर वहां तक जल नहीं पहुंच पाता। ऐसे जल का मतलब ऐसे तीव्रता होती है ना, तो आगे जाकर के मिट्टी का जमा हो जाता है, फिर आगे उस मिट्टी तक जल नहीं पहुंच पाता। तो ये भाग हो जाता है बांगर, ये हो गया बांगर। और फिर हर वर्ष जहां जल पहुंचता है और वहां एक नई परत बन जाती है काम मिट्टी की, तो वो कौन सा होता है, खादर होता है, ठीक है ना। फिर अगले वर्ष वहां तक जल नहीं पहुंच पाता, आगे ऊंचाई बढ़ जाती है, तो वो तो हो गया खादर, सॉरी बांगर। और जहां हर वर्ष जल पहुंचता है, नदियों का बाढ़ का जल पहुंचता है, तो वो कैसा होता है, खादर होता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये चार कैसे होते हैं, जलोढ़ होते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम पूछ लेता है बांगर क्या है, खादर क्या है, भाबर क्या है, तराई क्या है। तो भाबर तो कौन सा हो गया, जहां सबसे पहले नदी उतरती है पर्वत से, कंकर पत्थर मिट्टी का यहाँ पर जमाव हो गया, और जमाव होने से उसके अंदर से नदियां बहने लग जाती है, तो वो कौन सा है, भाबर है। फिर आगे जाकर के नदी निकल जाती है और लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल जाती है और भूमि दलदली हो जाती है, तो उसको बोलते हैं तराई।
फिर उच्च जो भाग होते हैं जहाँ पुराने जलोढ़ होते हैं, एक बार जमा होते होते ऊंचा भूभाग बन जाता है, तो वो पुराने जलोढ़ होते हैं, उसको बांगर कहते हैं। और नवीनतम होते हैं जहाँ हर वर्ष पानी पहुंचता है, तो वो कौन से थे, नवीनतम जलोढ़। अब यहाँ पर बात करें बांगर। बांगर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, लूनी नदी बेसिन में, लूनी बेसिन में, लूनी बेसिन में, लूनी नदी बेसिन में। और खादर सबसे ज्यादा, खादर कहाँ है, चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि नवीनतम कांप मिट्टी या नवीनतम जलोढ़ मिट्टी या नवीनतम एल्फी सोल्स मिट्टी, ठीक है, तो ये कहां पर पाई जाती हैं, नवीनतम कौन सी नदी बेसिन में। तो 4 नदियों के नाम देते हैं, तो उसमें कौन सा जाएगा, चंबल बेसिन। या ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि पुरानी कांप मिट्टी कौन सी नदी बेसिन में पाई जाती हैं, तो लूनी नदी बेसिन में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप ध्यान देंगे। आगे होगी आपकी बात समझ में, जलोढ़ के प्रकार। तो अपन ने यहां पर क्या पढ़ लिया, उत्पत्ति, प्लीस्टोसीन युग के अंदर नियोजिक महाकल्प, और उसके बाद में जो गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी टेथिस महासागर के अवशेष हैं। उसके बाद में विशेषताएं पढ़ी अपने, यहाँ जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मैदान, कृषि की संभावना अधिक है। उसके बाद में अगर आप बात करें तो ज्यादा जनघनत्व वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी हो गई, काम मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। और फिर इसमें जलोढ़ को हम कांप मिट्टी भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, एल्फी सोल्स भी बोलते हैं। और जलोढ़ के प्रकार कौन से हो गए, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 इनके प्रकार हो गए। अब इसका पढ़ते हैं वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, ये जो मैदानी भाग है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो चंबल बेसिन, चंबल का मैदान, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन है, चंबल का मैदान। एक बनास बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान का मैदान। और एक माही का मैदान। ये नदियां हैं 4, इन चारों नदियों से जोड़ करके 3 भागों में इसको बांटा गया है। चंबल का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और माही का मैदान, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब देखो अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। तो इसकी विशेषता है यहाँ की बीहड़ ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, तो बीहड़ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है बनास बाणगंगा का मैदान। तो बनास बाणगंगा के मैदान की 3 विशेषताएं हैं। एक तो पिडमांट का मैदान है, पिडमांट का मैदान, ठीक है। एक इसके अंदर है जो खेराड़ प्रदेश है, एक रोही का मैदान, खेराड़ प्रदेश, और एक रोही का मैदान, रोही का मैदान। इनकी ये 3 विशेषताएं हैं, 3 भाग किए गए इसके। फिर है माही का मैदान। तो इसमें एक तो इसको 56 का मैदान भी बोलते हैं, माही का मैदान। तो इसमें एक तो 56 का मैदान, एक कांठल का मैदान, ठीक है, एक वागड़ प्रदेश। 3 भागों में बांटा गया, इसकी 3 विशेषताएं। तो इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चंबल का मैदान। तो चंबल के मैदान में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले बीहड़। देखो चंबल नदी, मैंने एक वीडियो नदियों का पूरा उपलब्ध करवा रखा अपने चैनल के ऊपर, आप जाकर के देख सकते हैं। ट्रिकों के माध्यम से पूरी नदियों को अच्छी प्रकार से पढ़ा रखा है। दोबारा भी वीडियो मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तो चंबल नदी यहाँ जानापाव की पहाड़ियों से, यहाँ से विंध्याचल से यहाँ से निकलती हैं, और ये नदी यहाँ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा
बूंदी, इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के होते हुए और यहाँ इटावा में जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये नदी क्या करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले बीहड़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि मान लीजिए ये नदी जा रही है, ये नदी अपनी दिशा में जा रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये नदियां होती है इसमें जल का आवक अधिक होता है, जल ज्यादा आ जाता है, ठीक है। यहां पर तो चारों तरफ यहां पर जल बिखर जाता है यहां पर, ठीक है। चारों तरफ जल का आवक ज्यादा होने से जल चारों तरफ फैल जाता है। फिर जब आवक वापिस कम होता है ना नदियों का, क्योंकि वर्षा होती है तो इसमें जल बढ़ जाता है, वर्षा होने से जल बढ़ गया, और जब वर्षा होने से जल बढ़ गया ना, तो जल बढ़ने के बाद में ये क्या होता है कि वापिस जब जल की कमी होती है तो कमी होने से वो जल वापिस उधर आना शुरू हो जाता है। उस नदी में आने से यहाँ पर ऐसी नालियाँ सी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, नालियाँ सी बन जाती हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ नालियाँ सी बन जाती है और उन नालियों से होकर के जल वापिस इस नदियों में आता है। और यहाँ पर जो नालियाँ बन जाती हैं तो उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, ठीक है। अब अवनालिका अपर्दन हो गया कि सबसे पहले नदी अपनी स्थिति में बहती है, लेकिन जब उसमें वर्षा अगर ज़्यादा हो जाती है तो जल चारों तरफ मतलब क्षेत्र में फैल जाता है, और फिर जब जल की आवक मतलब कम हो जाती है तो वो जल वापिस उस नदी में वापिस आकर के गिरता है, तो गिरने से वहाँ कई नालियाँ बन जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कहाँ कौन सी नदी बेसिन में होता है, तो चंबल नदी। सर्वाधिक विश्व के अंदर ही सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है वो चंबल नदी मानी जाती है। तो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी हो गई, चंबल नदी। अब देखो, अब जब ये नालियां बन जाती है तो यहाँ उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। कैसी भूमि हो जाती है, उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ की भूमि हो जाती है उबड़ खाबड़, ये उबड़ खाबड़ भूमि हो गई। इस प्रकार से उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है तो उसको बोलते हैं उत्खात भूमि। कौन सी भूमि बोलते हैं, उत्खात भूमि, उत्खात क्षेत्र, उत्खात क्षेत्र या उत्खात भूमि। सर्वाधिक कहां पाई जाती है, चंबल बेसिन में। चंबल नदी प्रसिद्ध है उत्खात भूमि के लिए। उत्खात प्रदेश के लिए कौन सी नदी, चंबल बेसिन यहाँ पर क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि उत्खात भूमि हो गई और यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे घने जंगल होते हैं, घने जंगल, यहाँ पर घने वन होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे काफी होते हैं, घने यहाँ जंगल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बीहड़। घने जंगलों को क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीहड़, बीहड़, ये याद रखना। तो सर्वाधिक बीहड़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, चंबल नदी। अवनालिका अपर्दन के लिए, उत्खात भूमि के लिए और बीहड़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध हो गई, चंबल नदी। अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, मैं काफी समझाने का आपको प्रयास मैंने किया है कि सबसे पहले अवनालिका अपर्दन, ठीक है। तो अवनालिका अपर्दन कैसे होता है कि चंबल अपनी जगह बह रही है और जब आवक ज्यादा हो जाती है जल चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन जब आवक कम होती है तो जल मतलब वापिस नदी में गिरना शुरू होता है, तो गिरने से नालियां बन जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अवनालिका और अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। अवनालिका अपर्दन होने से यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उबड़ खाबड़ होने से उस भूमि को कैसी भूमि बोलते हैं, उत्खात भूमि। और यहाँ जब घने जंगल होते हैं इस क्षेत्र के अंदर तो उसको बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ भूमि। तो सर्वाधिक बीहड़ के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, चंबल बेसिन। उत्खात के लिए और अवनालिका के लिए कौन सी हो गई, चंबल बेसिन। अब देखो यहां पर अपन एक चर्चा और कर लेते हैं कि ये जो उच्च भूभाग होता है ना, उत्खात भूमि में गड्ढे होते हैं, कुछ भूभाग ऊपर उठा होता है, ठीक है, ऊपर उठा होता भूभाग, उसको बोलते हैं डांग, डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र, डांग प्रदेश या डांग क्षेत्र। नीचे का जो भूभाग होता है,
जो क्या होता है नीचे का भूभाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं बागर, सॉरी खादर बोलते हैं। ठीक है, ऊंचे का जो भूभाग होता है उसको डांग क्षेत्र बोलते हैं, और जो नीचे का जो भूभाग होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और यहां पर ये जो उबड़ खाबड़ भूभाग था ना, यहां पर कुछ डाकू लोग रहते थे, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, दस्यु प्रदेश। दस्यु प्रदेश, दस्यु का मतलब क्या होता है, डाकू। तो यहाँ डाकुओं का निवास था, दस्यु प्रदेश, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दस्यु प्रदेश। तो ये आप याद रखना, डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र है ये क्षेत्र, डांग क्षेत्र है। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये जो क्षेत्र है, और ये दस्यु क्षेत्र हो गया। अब देखो अवनालिका, प्रदन, उत्खात भूमि और बीहड़। अब अगर बात करें यहां पर जिलों की, तो यहां सर्वाधिक बीहड़, और सर्वाधिक बीहड़ के अगर जिलों की बात करें तो धौलपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर, ये 3 जिले प्रसिद्ध है। धौलपुर सर्वाधिक बीहड़ भूमि, अवनालिका, प्रदन, उत्खात के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, धौलपुर। आपको यह ध्यान रखना है। दूसरे नंबर का करौली और तीसरे नंबर का सवाई माधोपुर। करौली को बीहड़ की रानी कहते हैं, बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी, करौली को क्या बोलते हैं, बीहड़ की रानी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कहां पर हो गया, धौलपुर में, और करौली को क्या बोलते हैं, बीहड़ की रानी, और तीसरा कौन सा हो गया आपका, सवाई माधोपुर। तो 3 जिले बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, मुख्यतः धौलपुर, दूसरे नंबर का करौली, तीसरे का सवाई माधोपुर। धौलपुर में सर्वाधिक, करौली को बीहड़ की रानी, और तीसरा कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर। तो अवनालिका और उत्खात के लिए भी यही है, नंबर वाइज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो अवनालिका, बीहड़ और उत्खात के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, आपको तीनों जिलों के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे थे डांग क्षेत्र की, और ये ऊंच जो भूभाग होता है, ऊबड़ खाबड़ में जो ऊंचाई वाला भाग होता है उसको बोलते हैं डांग प्रदेश। तो ये जो इधर चंबल नदी के पास में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डांग प्रदेश कहते हैं इसको। और इसके जो निम्न जो भाग होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, जो गुफाएं होती है ना, उसके अंदर कई डाकू रहा करते थे, तो उसको दस्यु प्रदेश बोलते हैं। और उन डाकुओं का आर्थिक विकास करने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए, और यहाँ के लोगों को मतलब जो अपने समाज के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। तो यहाँ पर 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 2 यहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए, एक तो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और एक डांग कार्यक्रम, डांग क्षेत्र कार्यक्रम। ये 1989 में चलाया गया था, और ये 2004 में चलाया गया था। कितने जिलों में, 8 जिलों में, 8 जिलों में ये चलाया गया था, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यहाँ पर डाकू वगैरह रहते थे, तो यहाँ के जो लोग थे उसको समाज से जोड़ने के लिए, ठीक है, समाज की जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ने के लिए, और आर्थिक और उनका सामाजिक विकास करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए हैं। 8 जिलों में चलाया गया कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये 1989 में, 2004 में यहाँ पर 2 कार्यक्रम भी चलाए गए। तो दोस्तों ये अपना था चंबल, 3 भागों में इसको बांटा गया। तो सबसे पहला है चंबल बेसिन। चंबल में मैंने आपको बता दिया बीहड़ के बारे में, विशेष रूप से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि, अवनालिका, अपर्दन के बारे में। तो सर्वाधिक इनके लिए प्रसिद्ध कौन सी हो गई, चंबल नदी। ठीक है, और कौन कौन से जिलों में, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये इधर से देखो, ये धौलपुर, ये करौली और ये फिर सवाई माधोपुर, आपको याद रह जाएगा। देखो यहाँ से धौलपुर के बाद में ये आगे जाती है इटावा, इटावा यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ से आ जाओ, 1 नंबर में ये धौलपुर, सबसे ज्यादा बीहड़ यहाँ पाए जाते हैं, फिर करौली, और करौली के बाद में सवाई माधोपुर। ठीक है,
करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। ये विकास कार्यक्रम भी इनके आसपास जो जिले हैं उसमें 8 जिलों में चलाया गया था। ठीक है, उच्च भूमि होती है उसको डांग बोलते हैं, और निम्न होती है उसको क्या बोलते हैं, खादर। और यहाँ पर दस्यु लोग रहा करते थे, डाकू रहा करते थे। आगे होगी बात समझ में। अपना चंबल बेसिन है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगला जो अपना अब इसके अंदर बच गया बनास, बाणगंगा का मैदान और माही या छप्पन का मैदान। ये दोस्तों कल अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर